तो आप एंड तक देखना, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, आप समझोगे कि एक्चुअली में आपको किस पे फ़ोकस करना है और बट आपको क्या फ़ोकस करवाया जा रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। मेरे 3 एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट है, एक स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स एंड बिजनेस। स्पोर्ट्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने रिएक्शंस वीडियो बनाना शुरू कर दिया है और दूसरा है पॉलिटिक्स, जो अभी मैं आज करने वाला हूँ। तो ये प्योरली पॉलिटिक्स वीडियो नहीं होगी, ये एक ऐसी वीडियो है ना जो एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, एक नमन श्रीवास्तव करके एक बंदा है जिसने बनाई है। तो वो जिस टाइप की वीडियो बनाता है ना, वो इतनी इंफॉर्मेटिव होती है ना कि वो जो वीडियोस बनाता है वो रिपोर्ट जो फैक्ट बेस्ड होती है, रैशनल थिंकिंग बेस्ड होती है और लॉजिकल होती है। तो वो इस सारी एक एक पूरा मिक्स करके ना एक बहुत ही अच्छी एक वीडियो वो और फैक्ट्स और वो प्रेजेंट करता है कि करंट सिचुएशन क्या है, जो हम ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं उसके, ये बहुत ही नीच लेवल की अभी जो चल रही है ना पॉलिटिक्स, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। तो उस वही एक वीडियो मेरे इंस्टाग्राम के फीड में आई थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं वो वीडियोस देखी जाए और उसमें थोड़ा अपना भी रिएक्शन दिया जाए कि इसमें और मैं क्या ऐड कर सकता हूँ मेरे मेरे साइड से, क्योंकि मैं भी थोड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ। तो मैं भी थोड़ा बहुत कंटेंट और ये सब मैं रिपोर्ट्स और ये सब पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे भी थोड़ा बैक स्टोरी पता है। तो लेट्स सी कि उसमें क्या है वो। Do you believe India will remain a bright spot, ma'am? Please do. अगले में. Next question, please. हाँ, और वीडियो का नाम है एरिस्टोटल ऑन वाई इंडियन मिडिल क्लास आर स्कैम्ड डेली। सो जो अभी अपने यहाँ पे जो टैक्स की इस बार की स्कीम्स है, मतलब हर जगह पे वो टैक्स ले रहे हैं अपने एयर क्वालिटी देखे। तो बहुत ईडी की जो भी रेड हो रही है पॉलिटिकली मोटिवेटेड, तो उसके ऊपर ये पूरी वीडियो है। तो आप एंड तक देखना, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, आप समझोगे कि एक्चुअली में आपको किस पे फोकस करना है और बट आपको क्या फोकस करवाया जा रहा है। आपको फेक नैरेटिव वहां पे दिया जा रहा है कि यू आर इन डेंजर। यू आर नॉट इन डेंजर, नो वन इज इन डेंजर। Danger, they are in danger. That's why they are playing this religious card so that they can be in power. They just want power. They don't want any kind of progress, like the actual progress that the people of India wants, right? गुड हेल्थ केयर, गुड ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें। तो आप देखिए ना क्या हो रहा है आज। आप रेलवे का देखिए, अभी 2-3 दिन पहले ही वो एक जो ट्रेन जो इंजन और ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं वो जो कपल करने होते हैं, वो कपल करने के वो बीच में मर गया एक बंदा। सोचो आप, पर क्या वो ऑटोमेटिक नहीं हो सकता? दुनिया भर में हो रहा है। आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट गिर रहे हैं, रोड की हालत देखिए। तो ये सारी चीज़ें, रुपया और डॉलर का जो डिफरेंस है वो देखिए, मतलब। तो ये सारी चीज़ें जो इसमें समझाई गई The है। crude oil prices have softened substantially. Can we expect the And you see the how arrogant our finance minister is. benefits to be passed on to consumers by way of a lowering of excise as well? Thank you very much, friends. Thank you. We can't just damn it. It's been passed in the parliament. Yeah. It's been passed in every state assembly. It might have its flaws. It might probably give you difficulties. And I'm sorry, it's a kanoon of this country. Pradhani Flexi Pedtaru, you will, as the district administrator, ensure that that shall not be removed, that shall not be torn, that shall not be affected. जो सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो वही होता है। और ये यहाँ पे रोस्ट किया है, मतलब बेसिकली उद्धव ठाकरे ने निर्मला सीतारमन जी को रोस्ट किया है, बट निर्मला सीतारमन टुक इट इन लाइटर वे, बट इसमें बहुत डीप मीनिंग है, आप समझना। जिसकी जेब काटी जाती है उसको पता ही नहीं चलता है कौन सी जेब काटी। तो आप बताइए कि आप सक्सेसफुल हो। The mindset of the millennials who are now preferring not to commit an EMI towards buying an automobile, instead would prefer to have Ola and Uber and everything else, or take the metro. So a whole lot of factors are influencing the automobile sector. मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, so don't worry. मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते। दिस इज व्हेन अनियन के प्राइसेस बहुत महंगा हो रहा था, अनियन और गार्लिक के प्राइसेस है बहुत महंगा हो रहा था, तब ये स्टेटमेंट आया था पार्लियामेंट में कि मैं नहीं खाती हूँ तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। I'm like, ये क्या है? मतलब ये कल को जो आईटी मिनिस्टर हो गए वो बोलता है मैं आईटी इंजीनियर नहीं हूँ, तो आई डोंट केयर कि आईटी इंडस्ट्री में जो भी हो रहा है। मतलब कुछ सेंस बन रहा है क्या इसका? कुछ भी नहीं बन रहा है।
कल को स्पोर्ट्स मिनिस्टर बोल रहे हैं कि मैं स्पोर्ट्स नहीं खेलता हूँ, तो आई डोंट केयर अबाउट द एथलेट्स इन इंडिया। ये तो वही बात हो गई ना। He's arguing that the best political community is the one where the middle class holds a significant influence. Nirmala Sitharamanji would be shell-shocked to hear this. She tried her best to destroy this class. She is still trying her best to destroy this class. They're really, really agitated. They think that, this is not the right thing to have done. Why not? Because it also comes as a surprise. Because when somebody makes an investment, Tax is always given as an advance notice. ma'am, No, the next why year not- I'm why not increasing tax. Whoever says about tax No, in ma'am, advance. But I also have this opinion that we wrongly blame her. She is not responsible. She's Rajya Sabha MP. It is a known fact. Let me tell you some politics. Rajya Sabha MPs who go on to become ministers, generally speaking, they are puppets. And why not? They do not enjoy the popular support. And when you do not enjoy the support of the public, of your constituency, you lose your voice also. No, you have no backing. They are not accountable to the public. The way Lok Sabha MP is. Many years ago, I visited the house of a minister who was a तो ये निर्मला सीतारमन जी ने इलेक्शन नहीं लड़ी। सी इज नॉट लोकसभा एमपी, सी इज राज्यसभा एमपी। तो राज्यसभा एमपी में क्या होता है कि स्टेट के जो एमएलएज होते हैं ना, वो राज्यसभा में भेजते हैं। उसके एक अलग इलेक्शन की प्रोसेस है वो पूरी। वो इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना समझ लीजिए कि वो वहां से इलेक्ट होके आते हैं और देन दे गो टू राज्यसभा। दे कैन ऑल्सो बिकम अ कैबिनेट मिनिस्टर, बट देन दे डोंट हैव एनी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दे डोंट हैव टू गो इन पब्लिक एंड आस्क फॉर वोट्स। दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग, राइट? They are just becoming the cabinet minister by just appointed by the prime minister. Like, I want these Rajya Sabha MP, but do prime minister ask these Rajya Sabha MP that are you going to take responsibility? Are you going to take any accountability of your work that you are doing? No, right? So ये जो बंदा है निमन, he's trying to say the same, that they are kind of a puppet only, right? This is the simplest thing that I this is how I want to explain you the entire video. Lok Sabha MP, and he told me, Naman, I rarely stay in my house in Delhi. He said, my house in Delhi is used by my people from my constituency whenever they are in Delhi. So they find my house, they come here, they find the shelter. Very interesting. And yes, his house in Delhi, always crowded. And there are festivities going on. Water, tea, biscuits, huge lines, so that minister can recommend, or his PA can recommend someone to go to AIMS or wherever. Just visit the house of any Rajya Sabha MP See, yeah, who's also a minister. You will not see large spots of public there. You will see relatively less public in comparison to the house of a minister who's also a Lok Sabha MP. Pure fact. And makes sense also. Perhaps that is the reason some of the most controversial ministers today doing deplorable job. They are Rajya Sabha MPs because they are the puppets. see, so he's just giving you the simple difference between a Lok Sabha MP and Rajya Sabha MP. So he went to one of the Lok Sabha MPs और वहां पे क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोग वहां पे थे जो इसकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, दिल्ली का जो रेसिडेंस है वहाँ पे, तो लोग वहाँ पे आते थे, वहाँ पे बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते थे और फिर वहाँ से उसको जो भी उनके जो एमपी थे, उसके जो भी स्टाफ था, उसको वहाँ से सोल्यूशन मिलता था। वेरएज इन द राज्यसभा एमपी के घर पे ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि दे आर नॉट पब्लिकली इलेक्टेड, वो पब्लिकली इलेक्टेड नहीं है, तो उनके घर में कहाँ से होगा वो चीज़, राइट? सो आज की डेट में जितने भी अच्छे पोर्टफोलियो है, जैसे रेलवे मिनिस्टर है या फिर ये अपने फाइनेंस मिनिस्टर, दोनों के दोनों जैसे फॉरेन मिनिस्टर हो गए, ये तीनों के तीनों अपने ये तो राज्यसभा एमपी है, लोकसभा एमपी है ही नहीं, तो उनको तो वोट मांगने जाना ही नहीं है। It's whatsoever the master tells them, they are doing it. They are dependent on their master for all their perks and privileges. Railway minister, such an important portfolio. He's a Rajya Sabha MP. Our external affairs minister, who is at the helm of ruined relations with our neighbors, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, Maldives, on and on. A Rajya Sabha MP. Neighborhood first. What happened to it? Our finance minister, a Rajya Sabha MP. Why would she care about the plight of the middle class, or any class for that matter? Not even directly accountable to them. Her son-in-law is the OSD to the Prime Minister, and her husband, anti-Modi. But yes, middle class in India is crumbling. सी, तो जैसे रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, और ये फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, मतलब ये तीनों देखो ना, आज ये तीनों स्पेसिफिक मिनिस्ट्री की हालत देख लो। आज अपने अपने जो नेबर्स हैं उनके साथ अपने क्या रिलेशन है, देख लो आप, मुझे बताओ
कैसे रिलेशन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, सारे के साथ तो रिश्ते वहाँ पे हमारे रिश्ते बिगड़ चुके हैं अभी। ओके, नेबर्स कम फर्स्ट जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, राइट? तो अभी तो देख लो ना अपनी फॉरेन पॉलिसी क्या हालत हो चुकी है अभी। That's a fact. And it will continue to crumble. At a time when wealthy folks like Vinod Adani or Hiranandani, I was shocked to find Hiranandani's name in this list. देखिए, तो ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सारे बिलियनर मिलियनर, सारों ने बाहर के देश की सिटीजनशिप लेके रखी है। क्यों? क्योंकि जब भी अगर कुछ होगा वो सबसे पहले भागने वाले वही होंगे, और यही होंगे, यही लोग हैं जो आगे पीछे जब भी कुछ अपनी खुद की कंपनी में कुछ भी स्पीच देना, देश का झंडा रखेंगे, भारत देश का, पर उनके पास सिटीजनशिप होगी किसी और कंट्री की, और बोलेंगे हम तो इंडिया के लिए काम करते हैं, हम इसके लिए काम करते हैं। सारे झूठ बोल रहे हैं। He bought a passport of Cyprus. Vinod Adani bought a Cyprus passport also. Lives in Dubai tax free. विनोद अडानी गौतम अडानी के भाई है, वो साइप्रस के सिटीजनशिप है उनके पास, और रहते दुबई में। और उनका भी नाम आया था जब वो रिपोर्ट आई थी, वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आएगी तब उनका भी नाम आया था कि शेल कंपनी में जो पैसे इधर उधर हो रहे थे उसमें। Rich can do it. But what can India's middle class do? India's middle class is subjected to significant income tax rates. Why? Because they have to fund the vote bank of the poor class, who are exempted from paying the income tax. Looks like they have the incentive to not be in the middle class. And और ये जो सिटीजनशिप ले रखी है ना, देखो सिटीजनशिप बहुत 3-4 तरीके से मिलती है। एक तो आप वहाँ पे जॉब करो तो मिल जाती है, थोड़े साल रहो जॉब करके तो मिल जाती है, अच्छी खासी जॉब करो, या तो फिर वहाँ के कोई सिटीजन से शादी करो और पैसे इन्वेस्ट करो तो मिल जाती है। और बिलियनर मिलियनर क्या करेंगे? पैसे डाल फेंकेंगे और उनको मिल जाएगी, राइट? बट व्हाट विल मिडिल क्लास विल डू? व्हाट विल मिडिल क्लास डू? मिडिल क्लास क्या करेगा इसमें? वो तो कुछ नहीं कर सकता, वो जा ही नहीं सकता वहाँ पे। वो कैसे जाएगा? वो सिर्फ घूमने जा सकता है, वो साल में एक बार पैसा इकट्ठा करेगा, जा सकता है। there are many benefits of ensuring that you show in less income. You will get the benefits of EWS reservation. You will pay zero taxes, etc., etc. There are more incentives to not be in that middle class. All classes, they are burdened with GST on health insurance. What kind of a country are you becoming? And you ask for tax on health insurance. Greece, Portugal, even Hungary, Dr. Viktor Orban, many other countries, they provide free health services. First, your health services are deplorable, and forget about health services. Even doctors are not safe. On top of that, if people try to take things in their own hands, they are taxed for buying the insurance. Few देखो, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीज पे अगर कोई बंदा अपने लिए हेल्थ का प्रोटेक्शन ले रहा है, उसके ऊपर 18% जीएसटी पे कर रहा है। मतलब ये कौन सी कंट्री? देखो, बहुत दुनिया में कंट्रीज है, उनमें कनाडा में फ्री में मिलती है मेडिकल सर्विसेज, फ्री में। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ, पर नहीं है। months from now, when there is onset of winters in northern India, you don't have to do much. You just have to log into the WHO's website, look for the AQI, and you will realize the top cities topping that list of terrible air quality. Rewari, Delhi, Darbhanga, Gwalior, they become living hell during winters. Governments will not do much, so what people do is they buy air purifiers. They look for solutions. Middle class, they can't even ask for sick leaves from office. So they have to ensure a solution. They buy air purifiers. Guess what? 18% GST on air purifiers. I asked a friend, why there is so much joblessness now? He said, just look at how government is harassing companies. So much. Guess what? 18% GST on air purifiers. जो भी जहां से भी टैक्स निकल सकता है, हर जगह से टैक्स निकाल रहे लोग, मतलब चूस रहे मिडिल क्लास को हर जगह से। हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स कर दो उसके ऊपर, वो भी 18%। हेयर प्यूरीफायर, आपको ये अभी यही बात कर रहा था कि दिल्ली और इन सब जगह पे नॉर्थ इंडिया में एयर क्वालिटी देख लो, बंदा बाई करेगा, वहाँ पे भी हो रहा है। तो जो दिवाली में अभी जो बात हो रही थी कि पटाखे नहीं फोड़ने, वो इसीलिए हो रही थी। वो ऐसा नहीं कि एनीवन इज टॉकिंग अगेंस्ट हिंदूज और अगेंस्ट हिंदू रिलीजन, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि वहाँ पे एयर क्वालिटी इस टाइम पे 500 हो जाती है। 500 मतलब बहुत है। आप देखिए और कंट्रीज में 1-2 रहती है, और अगर 3-4 भी जाती है ना, तो वहाँ पे वो आपके फोन में नोटिफिकेशन आता है कि एयर क्वालिटी इज नॉट गुड, ट्राई टू सेव योर सेल्फ, डोंट गो आउट, वेयर मास्क। ये आती है 5-6 चीजें। यहाँ पे 500 में लोग बिना मास्क के बाहर निकल रहे, और उसके लिए अगर बंदा मिडिल क्लास एयर प्यूरीफायर ले, उसके ऊपर जीएसटी लगा दो। I asked a friend, why there is so much joblessness now? He said, just look at how government is harassing companies for taxes. Companies, they provide employment. They are forced to shift to Dubai or Singapore. Flipkart did that. Infosys,
they have shifted most of their operations elsewhere, by the way. Narayan Murthy ji will come and tell you that Indians should work 17 hours a day. My request is that our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. But he has very quietly shifted many of his tax liabilities abroad. Adani ji has also strategically registered several companies in offshore jurisdiction, Singapore, Mauritius, Cayman Island. And when you do that, you also need to fill in certain buckets, provide local employment in those countries. Looks like all these companies have India in their names but are registered elsewhere. And we cannot blame them. We should not even blame them because government is harassing them for taxes. ED is harassing them for political donations. And when that happens, they move abroad. They have a business to run. And when they move abroad, what happens to the middle class? First and foremost, they will lose a job. And when they lose a job, then these companies need to provide severance check, a check that you get when you lose a job. And even that is taxed in India. But then there are brainwashed junkies more concerned about Muslims and Hindus. ओके तो इसमें इसने बहुत सारे 3-4 इश्यूज जो उठाए. ओके, टैक्स इश्यूज है, जो ये एयर क्वालिटी का इशू है, ये जो कम टैक्स ऑन इंडिविजुअल मिडिल क्लास और टैक्स ऑन कंपनीज. तो दूसरी जो कंट्रीज है सिंगापुर, मॉरिशस, जो आसपास की बहुत सारी कंट्रीज है, वो टैक्स में बहुत सारे बेनिफिट्स देती है ताकि कंपनी आए. तो सिंगापुर दिल्ली से भी छोटा है, लेकिन उन लोगों ने पॉलिसीज ऐसी बनाए ताकि कंपनी आए वहाँ पे, अपनी सेटअप करे वहाँ पे, उनको टैक्स बेनिफिट दे और लोगों के लिए जॉब बने, राइट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं हुई, कुछ भी नहीं हो रहा है. मतलब ऐसे कि लोगों कंपनीज के लिए डोर ओपन करे लोग, राइट. कि चाइना +1 की बात हो रही थी, क्या हो रहा है, वो सारी कंपनियां तो जा रही है, वियतनाम जा रही है, मैक्सिको जा रही है, और जो कंट्रीज है आसपास की वहाँ जा रही है, इंडोनेशिया जा रही है. क्यों जा रही है? क्योंकि वहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट ने उनके लिए ओपन करे. अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, आई थिंक इंडोनेशिया में एप्पल ने कुछ बोला था, प्रॉमिस किया था कि हम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे. तो गवर्नमेंट ने, उन लोग ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया एप्पल ने, तो गवर्नमेंट ने उनको बैन कर दिया कि आईफोन 16 का यहाँ पे सेल नहीं होगा, यूज़ नहीं होगा, वो इलीगल होगा. तो फोर्सफुली एप्पल को वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ा. ऐसी पॉलिसीज हम क्यों नहीं ला पा रहे कि कंपनीज हमारे यहाँ आए, जबकि चाइना +1 की बात हो रही है, क्यों कंपनीज दूसरी जगह पे जा रही है? एंड ही इज सेइंग करेक्ट that we cannot blame these companies, right? Because अगर आप यहाँ पे, और जैसे मैंने पहले भी बोला कि जब ये सारे जितने भी बिलियनर मिलियनर और बहुत ये सब सारी बड़ी बड़ी कंपनी हैं, जब भी कुछ होगा ना, तब सीधा इंडिया का फ्लैग आगे रखेंगे, हम तो देश के लिए काम कर रहे हैं और हमारे ऊपर ये लोग ऐसा कर रहे हैं. अरे भाई क्या करो, तुम इलीगल काम इंडिया में करोगे तो ऑफकोर्स तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस करने पड़ेंगे फेस. ये इंडिया का झंडा लेके आए, हम तो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, पर नहीं, हम रखेंगे अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर बाहर, सिर्फ ये तो हम यहाँ पे इंडिया के लिए. Muslims are in danger, Hindus are in danger. Muslims are not in danger. Hindus are not in danger. Looks like every citizen of India is in danger. Jharkhand, Delhi, Kolkata, those perpetrate. ये मैंने पहले ही बोला, जब वीडियो स्टार्ट करें ना, कोई रिलीजियस के लिए कोई भी डेंजर में नहीं है. एवरी इंडियन सिटीजन इज इन डेंजर. ये मैंने पहले ही सेंटेंस में बोल दिया था. Who raped, they did not ask for Aadhaar card to ascertain which religion you belong to. Of course, that may happen when you go out to vote. But coming back to Aristotle, the father of political science, one of the most rational beings, why is he saying that the government that is ruled by the middle class, that government would be the most stable government? And if that is the case, why is Indian government not listening? Aristotle is observing societies where either the rich or the poor, and they dominate, the result is often conflict and tyranny. I'm just twisting the sentence. Is he right? Can we agree? Let's think from the richest standpoint. French Revolution. What was it all about? Domination by the rich, at least before the revolution. Before the revolution, France was an absolute monarchy. Powers were concentrated in whose hands? In the hand of the king and a few aristocrats. The common people, they were heavily taxed. They had little political power. Oppression of the poor eventually led to the widespread unrest. And with the unrest, things didn't change dramatically. After the revolution, radical phase came in France. Reign of terror is what they call it in the French books. Saw the rise of many populist leaders, one of whom is very famous. What's his name? Read French Revolution. I will not tell you the name. Reign of terror saw the campaign of political purges, executions, against whom? Against the perceived enemies of the revolution. Something similar that you may see today in Bangladesh. That period in France exemplified what? Tyranny of the majority after the revolution. More recently, look at countries in Latin America, dictatorships over there. Throughout 20th centuries, power in many of those countries
Chile, Argentina, power was concentrated in the hands of wealthy landowners, in the hands of military elites. The poor, the working class population, they had little say or no say in the government. And this led to what? Inequality, lack of political representation. And that formed the recipe for social unrest. Latin American countries, they experienced military coups. And in all those coups, military aligned with the wealthy. And they seized the power to maintain the order. But can you think of any country that's the rich story? Bangladesh, Pakistan, they also fall in that category, right? How? What happened in Bangladesh? ओके, तो ये एरिस्टोटल जो एक राइटर था, उसकी जो पॉलिटिकल उसने जो बुक थियरी लिखी है उसकी बात कर रहा है कि पावर जो है वो मिडिल क्लास के पास रहनी चाहिए, ना ही वो वेल्दी के पास जानी चाहिए, ना ही वो पुअर के पास जानी चाहिए, मिडिल क्लास, तभी वो बैलेंस बना रहता है। जब रिच के पास जाती है तो आप देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ, अर्जेंटीना, चिली, उसकी उसने एग्जांपल लिए कि ऐसा होता है अभी, और वो अभी एग्जांपल में भी देगा कि पुअर जब होता है, जब पुअर के हाथों में गवर्नमेंट होती है तब क्या होता है। What has happened in Pakistan? Bangladesh, again, power concentrated in the hands of a few political families. And of course, their associated elites. Whenever the elite, whenever they feel threatened, that elite will often resort to repressive measures, suppression of the opposition, control over the judiciary, limiting of press freedom. I can quote examples also. Suppression of the opposition, to arrest the opposition leader, chief ministers of certain states. मतलब अगर ये आप सुनोगे ना कि मीडिया कैप्चर करना, मीडिया को मैनेज करना बाय गवर्नमेंट, अपोजिशन के लीडर, पॉलिटिकल लीडर्स है उनको अरेस्ट करना, ये सब जो अगर आप डॉट्स कनेक्ट करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है, थोड़ा थोड़ा ऐसा ही कुछ चल रहा है। तो ये आपको ये थियोरी से पता चल रहा है कि क्या हो रहा है इंडियन को, मतलब इंडियन के पॉलिटिक्स में, इंडिया के पॉलिटिक्स में। कंट्रोल ओवर द जुडिशरी, और जुडिशरी भी आप समझो, जो ये जो पूरा सेगमेंट है ना, इसमें ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला पूरा सेगमेंट है ना, उसमें आपको पता चलेगा, एक एक अगर आप डॉट कनेक्ट करोगे ना तो आपको हर एक सेंटेंस के लिए एक एग्जांपल अपने इंडिया के रेफरेंस में आपको मिल ही जाएगा। Limit the press freedom. How do you do that? Broadcasting bill. That leads to tyranny. That is exactly what happened in Bangladesh. Using the word Bangladesh. Government prioritized maintaining its grip on the power over the welfare of the general population. Pakistan, similar story. But can you think of any country where poor had the power? And even for that country, things don't go well. How can we forget Venezuela? Under the leadership of Hugo Chavez and later Maduro, what happened? Venezuela pursued policies that heavily favored the poor. Government implemented extensive social programs, wealth redistribution policies. Of course, many in India will also talk about that. Okay, so ये पॉइंट पे मैं अभी आने वाला था, और ये भी आ ही गया वही पॉइंट पे कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन भी सॉल्यूशन नहीं है। ये जो इसने एग्जांपल दिया है वो भी एकदम करेक्ट है कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं हम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो ऐसे काम नहीं करता है कि आप पैसे वाले से पैसे लेके आप गरीबों में बांट दोगे, तो वो तो फिर वही हो जाएगा, इन्फ्लेशन जैसा ही सीन हो जाएगा कि बहुत फिर सबके पास पैसे आ जाएंगे सब। तो इट डजंट दैट वे। मतलब एक बहुत बड़ा एग्जांपल है वेनेजुएला। आज वेनेजुएला की हालत क्या है, मतलब उनकी करेंसी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, उनकी वैल्यू, मतलब करेंसी की वैल्यू ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। सो दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग। That's how they gained popularity amongst the poor. But then what happened? Hyperinflation. Massive shock. Hyperinflation. Shortages of basic goods, mass emigration, and in no time even public services they collapsed. The economy worsened. मास इमिग्रेशन अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जाने वाले वेनेजुएला और वहां के आसपास के जो कंट्रीज है, वहीं से लोग यूएस माइग्रेट करने वाले इलीगली, अगर आपने देखा हो तो, अगर रिपोर्ट्स पढ़ी हो तो। And as a result of that, Maduro then became what? He became authoritarian in Venezuela, started imprisoning the political opponents, suppressing the protests. He started undermining democratic institutions. Looks like Aristotle is not wrong after all. Do you think something similar can happen in India, or is happening in India? One of India's strength is that it has relatively strong institutions. I don't deny that. There is independent judiciary. Up until now, at least on YouTube and social media, there is vibrant media. But if that starts getting stifled, it will be concerning in the long run. I'll come back to the same question. Why did Aristotle advocate for the rule by the middle class? So the way we are analyzing the world around us today, perhaps Aristotle would have done the same.
ओके, तो अगर आप रूलिंग गवर्नमेंट की हिस्ट्री देखोगे पिछले 10 सालों में, तो दे हैव सपोर्टेड द वेल्दी, राइट? लाइक यू नो, जो बिलियनर्स और मिलियनर्स इंडिया में है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, पर उनको ज्यादा फेवर किया है, ऐसा हमने देखा है। और अपोजिशन ने भी बहुत बार वो क्वेश्चन रेज किया है, राइट? तो अपोजिशन ने सोचा कि क्यों नहीं, राहुल गांधी ने सोचा क्यों नहीं, मैं ऐसी पॉलिसी मैं अपने कैंपेनिंग में बोलूंगा, जैसे वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन हम कर देंगे, हम गरीबों के लिए ये कर देंगे, हम कास्ट सिस्टम ला देंगे, हम ये करेंगे वो। तो उसने बोला कि आई विल गो ऑन दी अदर साइड, मैं अदर साइड का ट्राई करूंगा, वहां से मैं पावर लेने की ट्राई करूंगा। बट एट द एंड क्या हुआ, अभी मिडल में आके फंस गया कि रूलिंग गवर्नमेंट को हम 240 देंगे एंड विल मेक देम अकाउंटेबल। Would have observed societies, rich, poor. With the rich, he would have seen conflicts. With the poor, he would have seen tyranny. Aristotle said that the rich, they tend to rule in their own interests. And when that happens, it leads to oligarchy. And when the poor, when they get the power, they establish a form of democracy that could be a mob rule. Both extremes, they are detrimental to the stability and justice of the state. तो हाँ, तो एक्सट्रीम रिच के हाथ में भी नहीं जानी चाहिए, एक्सट्रीम पुअर के हाथ में भी नहीं जानी चाहिए, वो रहनी चाहिए मिडिल क्लास में। अगर एक्सट्रीम रिच के हाथ में चली गई तो सारा फिर वो अपने हिसाब से चेंज करेंगे, तो फिर वो जो कर्व जो होता है वो रिच और पुअर का वो होता जाएगा। और अगर एक्सट्रीम पुअर के हाथ में जाए तो दे विल ट्राई टू बिकम अ डेमोक्रेसी बट दे वोंट। ओके, तो फिर वो स्टेबिलिटी नहीं होगी ये दोनों केस में। Middle class more moderate, that's what he says, in their desires and actions. They're neither so wealthy as to be arrogant, nor they are so exploitative because of the wealth. They are not poor, so they may not be so envious and resentful. And a question was raised to me. I would perhaps say that middle class have a stake in the system. What do I mean by that? Just think about this. Think of all the examples that I gave you. As a middle class, you earn money. Where will you invest first? You will invest in your own country. You will buy properties. That's an example. If you were poor, you may not be able to do that. And if you were rich, you will be investing in properties outside of India. The way Adanis have done, the way Mittals are doing now, the way Ambanis have done, the way Hiranandanis have done. Your logic, right? You'll diversify your portfolio. Tomorrow, if the country collapse, who will lose? Poor, they don't have the home. Rich, they don't have the stake. Middle class, they are in India. They earn in India, they pay taxes in India, they invest in India. So don't you think those who have the major stake in the functioning of the system, they should be the one running the system? Perhaps Aristotle is not wrong. Aristotle believed that the middle class could provide the best foundations for a mixed government. जब मैंने ये चीज सुनी ना, ये पर्टिकुलर लाइन, कि मिडिल क्लास जो होगा ना वो पुअर के पास तो पैसा ही नहीं है, तो दे कांट डू एनीथिंग, और रिच के पास तो इतना पैसा है कि दे कैन बाय एनीथिंग वेर एवर दे वांट, राइट? और मिडिल क्लास होगा जो सबसे पहले पैसे कमाएगा, तो वो क्या करेगा, अपने लिए घर लेगा, फॉर एन एग्जाम्पल गाड़ी लेगा, तो सारा इन्वेस्टमेंट क्या खुद की कंट्री में ही होगा। जबकि जो बिलियनर्स मिलियनर्स है उन लोगों को वो लोग बाहर करेंगे, राइट? तो जब कंट्री फॉल होगी तो क्या होगा, अपना मिडिल क्लास का ही पैसा जाएगा। तो ये जब मैंने सुना ना, मेरे दिमाग के तार खुल गए, मतलब मैंने ये डायरेक्शन में कभी नहीं सोचा जो इसने सोचा है। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू explain you, matlab this is what I'm trying to react to in these maybe political episodes, that we have to think in a right direction. Currently we are thinking in a wrong direction because the mainstream media doesn't show you the correct न्यूज, द न्यूज जो उनका काम है, जो गलत चीजें जो हो रही है वो पॉइंट आउट करना है गवर्नमेंट को, कि यहाँ पे ये रेलवे का एक्सीडेंट हुआ, इसके अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, यहाँ पे ये ब्रिज गिर गया, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, यहाँ पे ये रोड खराब है, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, यहाँ पे ये जो क्राइम हो रहा है इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। दिस इज व्हाट दे नो, बट व्हाट दे आर डूइंग, अरे मुस्लिम ये कर रहे हैं, अरे हिंदू ये कर रहे हैं, अरे ये रिलीजन वाले ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना, बस ये लड़ने झगड़ने का ही काम करवा रहे हैं लोगों से। तो देखिए, think twice, thrice before you go for the vote or whatever you want to do, because 2-3 स्टेट में इलेक्शन आ रहा है। तो बस यही था, सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना। ऐसे ही मैं रिएक्शन वीडियोस पॉलिटिकली भी, पॉलिटिकल कमेंट्री पे भी बनाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।